का मतलब क्या होता है? प्रियंका क्या होता है डीनेचुरेशन का मतलब? नेटिव कंफर्मेशन कौन सी होती है प्रोटीन की? उसका ब्रेक हो जाना, किसमें? उसे हम क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन। ठीक है, फिर बात आज जो पढ़ा रही हूँ उतनी वहां से समझ लेना आप तुम, और बाकी तुम रिकॉर्डिंग देख लेना क्योंकि सिलेबस थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं पूरा रिवाइज नहीं करा पाऊंगी। ठीक है, ओके। तो डीनेचुरेशन में ये बताइए कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं और कौन से नहीं होते? पेप्टाइड बॉन्ड क्यों नहीं होता ब्रेक? हाँ, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड होता है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ ठीक है ना, आगे बात समझ, इतनी समझ आ गई थी। उसके बाद डीनेचरिंग एजेंट्स पढ़ रहे थे हम। डीनेचरिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो डीनेचुरेशन कराता है उसे हम डीनेचरिंग एजेंट्स कहते हैं। उसमें कौन कौन से बताए थे? हाँ ठीक है, तो एसिड और बेस कैसे करते हैं डीनेचुरेशन? क्योंकि वो पीएच में क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। अच्छा, अगर पीएच ज्यादा होती है तो कंसंट्रेशन में जो हाइड्रोजन आए कि वो ज्यादा होती है कि कम? कम होती है, तो प्रोटोनेशन होगा कि डीप्रोटोनेशन? डीप्रोटोनेशन होगा, तो वो सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। डीनेचुरेशन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ओके, नेक्स्ट फैक्टर क्या था? यूरिया। यूरिया कैसे हमारी करता है डीनेचुरेशन? पोलर ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल हमारा पोलर ही तो होता है, तो वो क्या करता है उसके संग में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और फिर क्या कर देता है? डीनेचुरेशन, प्रोटीन को अनफोल्ड कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर था हमारा हीट, है ना। अब हीट का क्या मतलब है कि जब हम मतलब टेम्परेचर दे रहे हैं तो उस वजह से क्या हो रहा है कि वाइब्रेशंस है जो अराउंड द बॉन्ड्स वो इंक्रीज हो रही है, और उसकी वजह से जो हमारे बॉन्ड्स है वीक बॉन्ड्स है वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। और बॉन्ड ब्रेक हो गए तो मतलब प्रोटीन किस कंफर्मेशन में आ गया? अनफोल्डेड कंफर्मेशन में। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट फैक्टर था हमारा हीट। हीट का मतलब क्या है? टेम्परेचर राइजेस रेट ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इंक्रीजेस बिटवीन द बॉन्ड्स, जिसकी वजह से क्या होगी? हमारी जो वीक इंटरेक्शंस है वो क्या हो जाएगी? डिसरप्ट हो जाएगी। वीक इंटरेक्शंस डिसरप्ट, और फिर प्रोटीन किस कंफर्मेशन में आ जाएगा? अनफोल्डेड। फोल्डेड से वो किस में आ जाएगा? अनफोल्डेड कंफर्मेशन में। ठीक है, हीट की बात समझ आ गई? आ गया ना कि नहीं आया? नेक्स्ट लिखो डिटर्जेंट्स। नेक्स्ट फैक्टर इज डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स क्या करते हैं हमारे? ये डिसरप्ट करते हैं। डिटर्जेंट्स डिसरप्ट, डिटर्जेंट्स डिसरप्ट हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ठीक है, अगर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस टूट जाएंगी तो फिर से प्रोटीन किस कंफर्मेशन में आ जाएगा? अनफोल्डेड। ठीक है, नेक्स्ट इज हैवी मेटल आयंस। कौन कौन से होते हैं हैवी मेटल्स? ठीक है, ये क्या करते हैं? ये डिसरप्ट कर देते हैं हमारे आयनिक इंटरेक्शंस को। किसको डिसरप्ट करते हैं ये? आयनिक इंटरेक्शंस, या फिर क्या कहेंगे? सॉल्ट ब्रिजेस को। और फिर क्या कर देंगे? प्रोटीन को अनफोल्ड। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई?
नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में एग्जाम्पल लेते हैं हम इथेनॉल का। ठीक है, इथेनॉल क्या करता है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म एंड ब्रेक, intermolecular hydrogen bonds form with protein, with amino acids and break intramolecular hydrogen bonds within a molecule। ठीक है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बनाते हैं तो ये बाद में रिलीज हो जाते हैं। जैसे इसने कैसे, दोबारा बोलो। मतलब इसने इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बनाया। इंटरमोलिकुलर बॉन्ड कौन सा होता है पहले ये बताओ। अलग अलग। हाँ हाँ हाँ, और इसने फिर इंट्रा को तोड़ दिया, यानी कि तो अमाइनो ब्रेक किया है इसने। हाँ, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाँ, तो ये उसके साथ ही अटैच रहेंगे। किसके साथ? इथेनॉल का काम होता है कि ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है, और लेकिन ये साथ साथ क्या करता है, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो करा देता है, लेकिन ये क्या करता है, जो बीच के बॉन्ड्स होते हैं इंटरमोलिकुलर बिटवीन, उसको ब्रेक कर देता है। उसको ब्रेक करने की वजह से जो प्रोटीन है वो अनफोल्डेड कंफर्मेशन में आ जाता है। इथेनॉल का काम होता है वैसे कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराए, लेकिन उसका ये भी काम होता है कि वो ब्रेक कर देता है किसको, विद इन द प्रोटीन जो हमने बनाए थे ना कल पेप्टाइड बॉन्ड में, उसके ब्रेक को ब्रेक करता जाता है। तो वो अमाइनो एसिड में क्या होता जाएगा, टूटता जाएगा, प्रोटीन मतलब अनफोल्डेड होता जाएगा। नहीं आया समझ क्या कह रही हूँ? वो तो समझ आ गया कि इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बनाया। अब बॉन्ड तो इसके साथ बन गया ना, इसका अमाइनो एसिड के साथ प्रोटीन के साथ बॉन्ड बन गया ना, उसने इंट्रा तो छुड़वा दिए, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग वो छुड़वा दी, वो कंफर्मेशन। तो प्रोटीन अनफोल्ड नहीं हो गया? देखो, नहीं समझे, देखो मुझे ना इस दिन में आवाज नहीं आ रही है, पूछो। आवाज आ रही है किसी को? कोई बोलता भी तो नहीं है, आ रही है, कह रहे हैं। देखो इधर देखो, ये देख, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है प्रोटीन के संग में, कर रहा है इधर की तरफ के नहीं कर रहा है, और ये साथ इसमें क्या करता है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब कि ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर देगा, काइंड ऑफ कह सकते हैं, और इसमें ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर देगा। कर सकता है कि नहीं कर सकता, बोलो। इंटरमोलिकुलर यही तो हुआ ना, विद इन द मॉलिक्यूल। ये तो करेगा, ये वाला करेगा, फिर कौन सा करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच हो रही है? इंट्रा तोड़ रहा है ना। हाँ, इंट्रा ही तो। इंट्रा तोड़ रहा है। हाँ, तो ये क्या कह रही हो, अंदर की तरफ वाली ये वाला तोड़ देगा, जैसे ये इंटर है ना, इंट्रा है ना, ये वाला तोड़ देगा, ये वाला भी तोड़ देगा, यहाँ पे जो होगा वो भी तोड़ देगा। नहीं आई समझ में? सिमिलरली यहाँ पे जो होगा उसको भी तोड़ देगा। नहीं समझ आ रही? ये तो कोवेलेंट, ये हाँ ना, ये वाला है ना कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये तो नहीं, ये कोवेलेंट थोड़ी है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये तो हाइड्रोजन है ना, जो NH वाला है, ये तो इसको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है ना, ये थोड़ी तोड़ेगा। ये अमाइड बॉन्ड है, ये अमाइड बॉन्ड है, हाँ। कोवेलेंट बॉन्ड है ये। लेकिन इसके संग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है ये तो फिर इंटर हो गया, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका CO है वो ऊपर जाके H होगा, हाँ आगे ऊपर कह रहे हो, हाँ वो इंटर हो गया, इंटर, वो भी इंटर ही है, इंटर है, हाँ। लेकिन जैसे इसका O है, किसका O? CO का, और CO है या मतलब आगे कोई H होगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगी। हाँ, वो खुद भी बॉन्ड बना रहा है किसी के साथ, और साथ के साथ O के संग भी एक बॉन्ड बना रहा है, वो तोड़ रहा है ये वाला इंटर वाला। अब इंट्रा वाला समझ नहीं आई? दोबारा बताती हूँ, एक और स्ट्रक्चर बना लो यहाँ पे। ऐसे तो कह रही हो कि ये भी इसके संग ऐसे बना रहा होगा,
सही है कि नहीं, ये बताओ, इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अब तुम कह रहे हो कि ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये भी किसी के साथ पार्टिसिपेट कर रहा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि नहीं कर रहा होगा। तो ये क्या करता है, विदिन ए मॉलिक्यूल तोड़ता है। विदिन ए मॉलिक्यूल मतलब इस ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जिस किस्म के हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है उसको ब्रेक करेगा ना। हाइड्रोजन बॉन्ड को देखो। हाँ, मैंने लिखवाया है, देखो कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करते जाएगा, ब्रेक करता जाएगा। तो ये अमीनो एसिड को तोड़ता जा रहा है ना, ये टूट गया तो जैसे ये स्ट्रक्चर बच गया, इसका कोई मतलब थोड़ी ना बना है। नहीं आई समझ में। जैसे ये हाइड्रोजन निकल गया इसका, अगर ये हाइड्रोजन निकल गया तो ये किस कन्फर्मेशन में रह गया, इसमें इसका कोई सेंस बना, कोई सेंस बना है इसका, बताओ। सिमिलरली अगर चलो ठीक है तुम कह रहे हो कि ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये तो कोवैलेंट बॉन्ड है जैसे प्रियंका कह रही, तो इसका कुछ सेंस बना, क्योंकि ये तो इसकी कन्फिगरेशन पूरी नहीं है। अगर कन्फिगरेशन पूरी नहीं है तो मतलब ये क्या है, प्रोटीन अनफोल्डेड हो गया है, क्योंकि बॉन्डिंग ही नहीं रही। बॉन्डिंग की वजह से तो दो चीजें जुड़ती हैं। अब यहाँ पे जो बॉन्ड था हाइड्रोजन का वो तो टूट गया, बॉन्डिंग ही नहीं रही। बॉन्डिंग होने की वजह से प्रोटीन किस फॉर्म में आ गया, अनफोल्डेड कन्फर्मेशन में आ गया, बस। तो मैं ये कह रही हूँ जैसे अनफोल्डेड में आ गया, हाँ। इथेनॉल से अटैच हुआ था, हाँ। इंटरनल वो कैसे रिलीज हो जाएगा? कौन? इथेनॉल। इथेनॉल, हाँ, बॉन्ड तोड़ के रिलीज हो जाएगा, सॉल्वेंट से रिलीज तो करोगे। आप सॉल्वेंट कब डालते हो किसी चीज में, जब आपको वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराना होता है, और जब आपको वो दिख जाता है कि उसका कलर चेंज हो गया है, या जो भी आप रिएक्शन कर रहे हो कि उसका पैलेट बन गया है। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल देती हूँ, हम एग्स बॉईल करते हैं, एग बॉईल करते हैं कि नहीं करते, आपको कैसे पता चलता है कि एग बॉईल हो गया है? आप 24 घंटे तो नहीं उबालते ना उसे, मतलब देख के, और अंदर का जो वो होता है, योग होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक से फॉर्म में हो जाता है ना जब अंडे बॉईल करते हैं। तो ये भी तो डीनेचुरेशन हुई ना प्रोटीन की, लेकिन हमने कितने टाइम तक की, जब तक आपको नीड थी। तो सिमिलरली जब तक आपको इथेनॉल से ये ब्रेक करवा रहे थे बॉन्ड, तब तक आपने इथेनॉल के सॉल्वेंट में प्रोटीन को रखा, और उसके बाद आपने उसको क्या किया, रिमूव कर दिया। आ गई समझ में? ये दोबारा बताए, आ गया? इतनी बार समझ आ गई कि नहीं आई है? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताओ। बताओ। ये रेड वाला ना मिट नहीं रहा है। बताओ रिड्यूसिंग एजेंट का नाम। सुना है इसका नाम? क्या करता है ये? हाँ, ये ब्रेक कर देता है ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड को। इट ब्रेक डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अच्छा, अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड टूट गए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसएच ग्रुप में। अब इसमें भी कोई दिक्कत है तो बोलो पहले। अब यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो ये एच से तो बचेगा सिर्फ, नहीं आया समझ? दोबारा बताओ बस। और इसकी वजह से क्या हो गया, प्रोटीन अनफोल्ड हो गया, क्योंकि इसने तो मोइटी चेंज कर दी डाइसल्फाइड बॉन्ड की, है ना? आ गया समझ में? आ गया। बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, एक और बार बता देती हूँ, ये इंटर चेन को भी तोड़ सकता है और इंट्रा चेन को भी, ठीक है? इतनी बार समझ आ गई कि नहीं आई, बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डीनेचरिंग एजेंट खत्म हुआ। अब हम शुरू करेंगे प्रोटीन सॉल्युबिलिटी। क्या शुरू करेंगे? अगर किसी को डाउट है तो पूछो। क्या कह रहे हो? डाइथायोथ्रिटोल, DTT, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा ये बताओ, प्रोटीन सॉल्युबिलिटी क्या होता है?
बताओ। केमिस्ट्री में पढ़ाया था मैंने। इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट that is dissolved, it is the amount of solute dissolved in a solvent, है ना। तो सोल्यूबिलिटी क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। और प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जब हमारा सॉल्युबल नहीं होती कोई चीज, तो इट इज इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सोल्यूट, इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सोल्यूट। आ गई बात समझ के, नहीं आई है? अच्छा ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बताओ, सोल्यूट सोल्यूट है, ठीक है, अगर सोल्यूट सोल्यूट ज्यादा अमाउंट में है तो क्या होगा, सोल्युबिलिटी और प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हो जाएगा। यहां तक बात समझ आई? आपको समझ आ रही है? क्या समझ आ रहा है बताओ। अगर सोल्यूट ज्यादा हो तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो जाएगा। हाँ, मतलब क्या है, जैसे हम चाशनी बनाते हैं, चाशनी में एक सर्टेन अमाउंट तक हम पानी डाल के उसे घोल लेते हैं और उसके बाद उसे ज्यादा देर तक हम बॉईल करते रहते हैं ताकि वो चाशनी में कन्वर्ट हो जाए। तो उस टाइम पे हम क्या कहते हैं कि सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो गया है, वो चाशनी बनने लगी है, प्रेसिपिटेशन होने लग गया है, समझ गए? ओके, नेक्स्ट इज सोल्यूट सॉल्वेंट। अगर सोल्यूट सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी और प्रेसिपिटेशन कम होगा। और क्या हो सकता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट बताओ क्या होगा, सॉल्युबिलिटी और प्रेसिपिटेशन कम होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? मैं अब रेड यूज ही नहीं कर रही, मिट नहीं रहा ये। अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी कि कम? कम होगी। और हाइड्रोफिलिक है तो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक हाँ, वो तो वाटर को हेट करता है तो वो तो सॉल्युबिलिटी को कम करा देगा, है ना। और हाइड्रोफिलिक है तो वो पोलर है, पोलर है तो वो वाटर मॉलिक्यूल के संग ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, मतलब कि सॉल्युबिलिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। आ गई बात समझ में? ओके, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज्यादा हो रही है तो भी सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर इज आयनिक इंटरेक्शंस। आयनिक इंटरेक्शंस में देखो, अगर सोल्यूट सोल्यूट के बीच ज्यादा इंटरेक्शन हो रही है तो क्या होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी, है ना। और या फिर हम क्या कहेंगे, जब हमारे दोनों चार्जेस प्रेजेंट हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज,
बोथ आर प्रेजेंट, देन क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम। और अगर हमारा सोल्यूट सॉल्वेंट है, क्या है, सोल्यूट सॉल्वेंट, तो क्या होगा, सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। और इस केस में हमारे प्लस प्लस चार्ज देखे जाएंगे और माइनस माइनस, मतलब कि जब हमारा रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, जब हमारा रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, सोल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और जब हमारा अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो हमारी जो सोल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। बताओ नहीं समझ आई इतनी बात? देखो अगर रिपल्शन होगा, मतलब कि प्लस प्लस के बीच में रिपल्शन होगा तो हमारी सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। क्यों? क्योंकि वो आपस में सोल्यूट सोल्यूट बाइंड ही नहीं हो पाएंगे। सिमिलरली माइनस माइनस चार्ज है, माइनस माइनस चार्ज है तो वो भी आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, अट्रैक्शन तो करेंगे नहीं, तो भी हमारी सोल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इतनी बात समझ आई कि नहीं? ये दोबारा बताएं, आपको आ रही है, नहीं आ रही क्या? दोबारा बताती हूँ। सोल्यूट सोल्यूट अगर ज्यादा है, सोल्यूट सोल्यूट ज्यादा है, फॉर एन एग्जांपल, कोई एग्जांपल लो सोल्यूट सोल्यूट ज्यादा का। वाटर ना सोल्यूट होता लो, शुगर और सॉल्ट, नहीं कुछ अच्छा सा लो। सोल्यूट सोल्यूट के लिए सोल्यूट सोल्यूट का लेना है, लो फिर CH4 और रहने यार उन रहने CH4 अपन नॉर्मल लाइफ का लेंगे। मैंने भी यही बोला था, चीनी नमक, चीनी गुड़ बोला है उसने। नहीं उसने सही बोला, हनी और शुगर। हाँ हनी बोला था तुमने। तो अगर हम दो सॉल्यूट ले रहे हैं, हनी और शुगर जैसे कि, तो क्या होगा, वो दोनों के दोनों सॉल्युबलाइज तो होंगे नहीं, आपस में इंटरेक्ट ज्यादा करेंगे। इंटरेक्ट ज्यादा करेंगे तो सॉल्युबिलिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। एक गंदा सा वो एक मतलब क्या कहेंगे, एक चिपचिपा सा स्ट्रॉन्ग सा बॉन्ड सा क्रिएट कर लेंगे। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब दो चीजें अट्रैक्ट करेंगी आपस में, अगर अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है कि नहीं आई समझ में? और अगर दो चीजें अट्रैक्ट ही नहीं कर रही, ये इस दिशा में भाग रही है, उस दिशा में भाग रही है, कोई रिपल्सिव फोर्स है मतलब दोनों के बीच, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ आ गई? अरे तुम खुद एग्जाम्पल, इसका तो कितना इजी सा एग्जाम्पल है। वो पानी में ग्लूकोज में, पानी नहीं तो सॉल्ट, पानी में क्या मिलाते हैं, क्या मिलाए, चीनी नहीं, रोब्जा मिला लो सॉल्वेंट, तो दोनों के दोनों झट से घुल जाते हैं, एक मिट्टी तो लगती है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। और रिपल्सिव होगा तो बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ आ गई तो लिखो उसके बाद। हाँ आवाज सही नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है। पीछे गया हुआ है भाई का वो ये इतनी बातें समझ आ गई? अंजना समझ आ गई इतनी बातें? Protein solubility depends on pH, ionic strength. Protein solubility depends on pH, ionic strength. पीएच का कॉन्सेप्ट देखिए, पीएच ज्यादा, हाइड्रोजन आयन कम, तो क्या चार्ज होगा प्रोटीन पे,
अगर ये केस है तो पीएच कम तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा, तो क्या चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज, है ना। और अगर पीएच और पीआई बराबर होगा तो ज्विटर आयन या फिर नो चार्ज। लिख ली थी बात, जो समझाया है वही है। ये क्या है, अगर नेट चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो क्या होगी सॉल्युबिलिटी? नेट चार्ज पॉजिटिव है तो सॉल्युबिलिटी होगी इंक्रीज या डिक्रीज है? पॉजिटिव है ना। हाँ इंक्रीज। और अगर नेट चार्ज नेगेटिव है तो भी इंक्रीज। डिक्रीज बोल रही हूँ ना। इंक्रीज। अगर कोई चार्ज नहीं है, भी तो बताया था कोई चार्ज नहीं है, तो मतलब क्या है कि अट्रैक्टिव फोर्स आ गया है ना यहाँ पे, तभी तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए। अगर प्लस माइनस कैंसिल हो गए मतलब अट्रैक्टिव फोर्स था, और बताया तो था अगर अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम हो जाती है। और अगर सिर्फ प्लस प्लस चार्ज प्रेजेंट है, पूरे प्रोटीन पे प्लस 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 है, तो वो क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। रिपल्शन करेंगे तो प्रोटीन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। नेगेटिव चार्ज है पूरे प्रोटीन पे तो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अभी तो समझाई थी ये चीज। अगर तुम्हें फ्यूचर के लिए लिखना है तो लिख लो। लिखो द सरफेस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इज कवर्ड बाय द सरफेस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स द सरफेस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स is covered by both positive the surface of protein molecules is covered by both positive and negative charges, hence the surface of protein molecules is covered by both positive and negative charges, hence the both charges cancel each other, hence the both charges cancel each other due to electrostatic interaction, due to electrostatic interaction that result in formation of protein precipitate and cause decrease in solubility. आगे समझ में? ठीक है, लिख लिया? क्या लिखवाया था मैंने? अपने आप लिखवाया था, बोलना। ये द सरफेस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इज कवर्ड बाय बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, हेंस द बोथ चार्जेस कैंसिल ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन प्रेसिपिटेट एंड डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। अब आया समझ पहला फैक्टर कि नहीं आया? पीएच का आ गया। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, ठीक है ना? आ गई ना समझ में? ये तुम्हें फर्स्ट क्लास से पढ़ाती आई हूँ, पीएच कम ज्यादा का कॉन्सेप्ट। आई गेस ओके फाइन। नेक्स्ट लिखो आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ में देखो, अगर लो आयनिक स्ट्रेंथ है, पहले ये चीज समझिए फिर हम इसका रीजन देखते हैं। अगर क्या है, लो आयनिक स्ट्रेंथ है तो जो सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। लो आयनिक मतलब कि आयंस कम प्रेजेंट है। आयंस क्या है? कम प्रेजेंट है, तो सॉल्ट कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी इस केस में। इस केस में सॉल्ट कंसंट्रेशन भी क्या होगी? ज्यादा। पहले लिख लीजिए फिर समझाएंगे। लो आयनिक का स्ट्रेंथ का मतलब कि आयंस क्या है? कम प्रेजेंट है। क्या है? कम प्रेजेंट है आयंस। अगर आयंस कम प्रेजेंट है प्लस और माइनस, तो अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। और अट्रैक्शन नहीं होना ही सॉल्युबिलिटी को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। तो लो आयनिक स्ट्रेंथ पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा, क्यों? क्योंकि सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है। और हाई पे इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, राइट? और हाई पे क्या हो जाएगा जी? सॉल्युबिलिटी कम और सॉल्ट कंसंट्रेशन भी कम, ठीक है? लो आयनिक स्ट्रेंथ पे अगर हम कह रहे हैं कि सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? सॉल्टिंग इन।
क्या कहते हैं इस फिनोमिनन को? सॉल्टिंग इन। और अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्टिंग आउट। क्या कहते हैं? सॉल्टिंग आउट। अब क्या कहा है मैंने, देखो पहले, देखो इस बात को लिख लिया ना अच्छे से। देखो क्या कह रही हूं मैं, अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये जो हमारा प्रोटीन का आयनाइजेबल ग्रुप होता है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि Na और Cl माइनस ज्यादा प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो ये जो सॉल्ट के आयंस है ये हमारे प्रोटीन के जो आयनाइजेबल ग्रुप होते हैं, आयनाइजेबल ग्रुप में मैंने बताया था नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स है। कौन से नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स है? और ग्लूटामिक एसिड, याद नहीं है? तो क्या करेंगे, वो पॉजिटिव वाले आयंस उसके संग जाके जुड़ जाएंगे। सिमिलरली जो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स एचआर के, हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसिन, वो क्या करेंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल से जाके बाइंड हो जाएंगे। तो मैंने अभी बताया था अगर अट्रैक्शन होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अट्रैक्शन अट्रैक्शन होगी तो ज्यादा कम हो जाएगी, कम होगी ना। अच्छा हाँ, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्ट है वो हमारे आयनाइजेबल ग्रुप से जाके बाइंड कर देगा, है ना? आयनाइजेबल ग्रुप से अगर बाइंड हो जाए, हाँ, तो आयंस जो है वो कम हो जाएंगे। अगर आयंस कम हो जाएंगे तो अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी। तो अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी। अट्रैक्शन कम तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। ठीक है, आगे समझ। तो इसको रीजन पर लिख लो एक बार, इस चीज को लिखो एक बार, लिखो लिखो लिखो। नहीं, क्योंकि वो बाइंड ज्यादा करते हैं ना, फिर मतलब कि नलीफाई कर देते हैं ना चार्ज को, प्लस माइनस को। अगर चार्ज नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसको लिखो एक बार, बताती हूँ। ये लिखा था मैंने, एट लो आयनिक स्ट्रेंथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस एज सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्टिंग इन। लिखवा दिया। दिस प्रोसेस अकर्स ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ सॉल्ट आयंस। दिस प्रोसेस occurs due to binding of salt ions. This process occurs due to binding of salt ions to the protein ionizable group. This process occurs due to the binding of salt ions to the protein ionizable group, which decreases the interaction between oppositely charged group on the protein molecule। लिखा? सॉल्टिंग इनके लिए है ना। लो आयनिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? और आयंस कम हो गए। आयंस कम होना। आयंस कम है तो बाइंडिंग अपोजिट चार्ज से क्या होगी? कम होगी। और कम होगी तो मतलब कि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, और रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और हाई आयनिक स्ट्रेंथ है तो मतलब आयंस ज्यादा बनेंगे, आयंस ज्यादा बनेंगे। आयंस फिर अपोजिट चार्ज ग्रुप से ज्यादा बाइंड होंगे, और अपोजिट चार्ज से ज्यादा बाइंड होंगे तो मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। और प्रेसिपिटेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट? आगे समझ की नहीं आया बताओ? एक बार तुम्हारी कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, आगे समझ में? रितिका नाम है, क्या नाम? सपना। अभी भी याद ही नहीं है नाम तुमको? हाँ, उसका अंजना, शबनम, प्रियंका। तुम्हारा नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। ठीक है, आगे समझ में कि नहीं आया? नेक्स्ट इज अफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट।
लिखो, solubility of a protein is dependent on nature of solvent. नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब नेचर ऑफ सॉल्वेंट में क्या पढ़ सकते हो आप, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो हाइड्रोफिलिक नेचर का है क्या हाइड्रोफोबिक नेचर का है। solubility of protein solubility of protein depends on नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट से आप क्या समझते हो, आप सॉल्वेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज देखोगे कि वो हाइड्रोफिलिक नेचर का है क्या हाइड्रोफोबिक नेचर का है, और क्या देखोगे, सॉल्वेंट की पोलैरिटी देखोगे कि वो प्लस माइनस का चार्ज मतलब प्लस नेचर का है माइनस नेचर का है या तो जीरो चार्ज है, वो भी चेक करोगे आप कि नहीं करोगे, है ठीक है। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम लाइसोजाइम क्यों लिखवा रहे हैं, लिखो क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। तो लिखो, solubility of lysozyme was found to be very high. Solubility of lysozyme was found to be very high मैं फोन नहीं लेके आई हूँ, बाहर स्कूटी में देख के आई हूँ। ये रहा अंकित आजा है। solubility of lysozyme, रेनू बाद में। solubility of lysozyme was found to be very high in the एग्जाम्पल है ये, लाइसोजाइम की सोल्युबिलिटी किस में हाई मिलेगी बहुत बता रहे हैं सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज में। सोल्युबिलिटी ऑफ लाइसोजाइम वाज फाउंड टू बी वेरी हाई इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। पोलर नेचर का है तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी ना, पोलर कॉमा प्रोटिक सॉल्वेंट्स जिसमें प्रोटॉन ज्यादा है, लाइक फॉर्मिक एसिड कॉमा ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड कॉमा ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड कॉमा ग्लिसरॉल एंड DMSO। DMSO क्या होता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है जी। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। क्या रिपीट करना है, solubility of a protein depends on nature of solvent. For an example, lysozyme, solubility of lysozyme was found to be very high in the polar protic solvents like formic acid, क्योंकि ये पोलर नेचर का है, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड ये भी पोलर नेचर का है, ग्लिसरॉल एंड DMSO। DMSO इज डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ये एक सॉल्वेंट होता है, ये बहुत अच्छे से चीजों को घोलने के काम आता है। समझ गए कि नहीं समझे इतनी बातें। प्रॉपर्टीज, हाँ जी ठीक है। अच्छा ये बताओ, प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होता है कि सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है, तो वो कहाँ मिलेगा, पैलेट पे मिलेगा, और सुपरनेटेड में कौन मिलेगा, सॉल्युबल चीज मिलेंगी। इतनी बात समझ आती है तुम्हें, तो एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। ऐसे ही है ना कि भाई यहाँ पे तो हमें इनसॉल्युबल चीज मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, और ये है हमारा कैसे नेचर का होगा जी, सोल्यूबल, ठीक है। तो अब बताना है, एक ग्राफ दे रहे हैं तुम्हें।
यहाँ पे मैंने पैलेट दिया है। पैलेट मतलब कि हमें ये देख रहा है कि प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी कम मतलब पैलेट से देखोगे ग्राफ, अब ये नहीं सॉल्युबिलिटी से देखोगे। 3 4 ये बना देते हैं, ठीक है जी। अब पहला ए है हमारा, पीआई हमारा 3 है, बी में हमारे पीआई 5 है, सी में पीआई 7 है और डी में पीआई 10 है। डी में क्या है, पीआई 10 है और मैंने पीएच सबकी क्या रखी है, 7 7 7 7, ठीक है। अब पहले नेट चार्ज निकालो सब पे, निकालो। क्वेश्चन कुछ नहीं है, पहले इसको भी नेट चार्ज निकालो, निकालो। पीएच कितनी है, नहीं 7 है और पीआई कितना है, एक केस में 3 है। तो पीएच मतलब ज्यादा है ना, किससे, पीआई से। नेट चार्ज अगर पीएच ज्यादा तो हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, कम हो गया, तो नेट चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट का निकालो ऐसे। पीएच कितनी है, 7 है मतलब ज्यादा है अब भी, और पीआई कितना है, 5 है, तो अब भी नेट चार्ज, लेकिन इससे कम होगा, ये ज्यादा नेगेटिव होगा। सपोज करो ये 2 टाइम्स नेगेटिव है, ये हमारा 1 टाइम नेगेटिव है, क्योंकि 5 है ये 3 है, समझ गए। अब पीआई, अब पीएच और पीआई क्या है इस केस में, इक्वल है, तो मतलब कि जीरो चार्ज। नो चार्ज, हाँ ज्विटर आयन। अब पीएच कम है, पीआई ज्यादा है, तो नेट चार्ज पॉजिटिव होगा। तो अब हमें ये बताना है कि पैलेट है जो, वो सबसे ज्यादा किस में बनेगी, बताओ किस में बनेगी, सबसे ज्यादा बनेगी बी में बनेगी, सबसे ज्यादा ए में बनेगी बस। ए में बनेगी, सी में बनेगी। सी में बनेगी ना, अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये वाला जो बार डायग्राम है किसका होगा, बी का होगा, फिर उसके बाद बी का होगा, बी का बी का होगा, फिर उसके बाद सी और ए के बराबर होंगे, तो ये दोनों बराबर है, कुछ भी ले लो। ओ सी और ए क्यों, डी और ए। डी समझ आ गई, क्या समझ आई हिमांशु, क्या समझ आया। जो नेगेटिव चार्ज होगा तो अरे मतलब कि अगर मैंने अभी तो बताया था कोई भी चार्ज प्रेजेंट होता है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन कम होती है। इसमें कोई भी चार्ज नहीं है तो मतलब अट्रैक्टिव फोर्स थे, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से सॉल्युबिलिटी कम होगी और प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा। प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा तो पैलेट में सबसे ज्यादा तो हमें यही मिलेगा, सी। अंकित समझ आया, उतारने में बिजी है वो तो, क्या समझ आया का कॉन्सेप्ट, वो तो शुरू से समझा दिया है, क्या समझ आया, तीन है। क्या सेम चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होंगे तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो नेट चार्ज नेगेटिव है इसमें, है ना, और इसमें भी नेट चार्ज नेगेटिव है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनकी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, प्रेसिपिटेशन कम होगा। प्रेसिपिटेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसमें कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो गई है, पीपीटी ज्यादा होगी, तो ये बन गई, ठीक है। अब क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव इन सब में दोनों में बराबर प्रेसिपिटेशन बनेगा, तो दोनों में बराबर बना दिया, है ना, नहीं आया समझ में। आ गया। और नेगेटिव चार्ज में ये होगा, अब भी नहीं आई, आया समझ की नहीं आया। अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्युबिलिटी दिखा देती तो क्या आ जाता, सबसे पहले फिर हमारा ए आता ये, क्योंकि इसमें 2 नेगेटिव चार्ज है, इसमें तो 2 नेगेटिव चार्ज है, इसमें एक ही नेगेटिव चार्ज है। फिर उसके बाद हमारा ये आ जाता और ये पॉजिटिव वाला आ जाता, और सबसे कम सॉल्युबिलिटी में किसको दिखा देते हैं आप, सी वाले को। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ए और मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन किसकी होगी, फिर सी के बाद बी की, फिर टी और ए तो बराबर है, अगर निकालने तो बराबर सी आएगी, मतलब बार ग्राफ में, ठीक है ना। ये लिख लेना ट्रेंड, समझ आ गया। सी की प्रेसिपिटेशन सबसे ज्यादा होगी, है ना, और बी की उससे कम, फिर डी, फिर ए, ठीक है। ए सबसे लास्ट में क्यों आया है, क्योंकि सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी है उसकी, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है उस पे। नहीं आई समझ,
समझ आया कि नहीं आया? ए पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है ना, तो वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, मतलब सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन कम आएगी, तो इसलिए ए सबसे लास्ट में आ गया, और सबसे पहले जो इसकी प्रेसिपिटेशन बनेगी वो सी आ गया, फिर बी और डी लगा दिए बस। समझ गए? यस मैम। देखो solubility next vector is depends on temperature, solubility depends on temperature, मतलब ये भी नहीं है। अब ये देखो, आप किसी भी चीज को टेम्परेचर दे रहे हो तो वो घुल रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो घुलना बंद कर देगी, तो वो टेम्परेचर कौन सा है? जब वो अपना कम करने लग जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, यहाँ पे टेम्परेचर है और यहाँ है सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट फैक्टर हमने बता दिया टेम्परेचर है ना, फोर्थ सॉल्युबिलिटी है। तो मैं क्या कह रही हूँ, आप टेम्परेचर को कितना ही बढ़ा लो, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी नहीं, घटती जाएगी। तो ये कौन सा पॉइंट होगा जिसपे सॉल्युबिलिटी होना बंद हो जाएगी? कौन सा टेम्परेचर होगा? 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस के बाद जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम 50 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो प्रोटीन डी नेचर होने लग जाता है। प्रोटीन क्या होने लग जाता है? डी नेचर। ठीक है, आगे समझ में? Effect of temperature on solubility. Solubility increase up to 50 degree Celsius. After that, solubility decreases due to denaturation of protein. Due to denaturation of protein. ठीक है? आई होप इतनी बातें समझ आई होगी। यस। ग्राफ में कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ेगी? 50 डिग्री सेल्सियस तक, और उसके बाद सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। कम क्यों होती जाएगी? क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे जो प्रोटीन है वो डीनेचर होता जाएगा, मतलब प्रोटीन टूटता जाएगा। ठीक है, ओके, ये सब पढ़ा दिया। नेक्स्ट लिखो प्रोटीन फोल्डिंग। नहीं मत लिखो, नहीं कल नहीं, आज ही पढ़ रहे हैं, कुछ और पढ़ते हैं। आज हम सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन पढ़ते हैं। ठीक है, लिखो सिंपल प्रोटीन कौन सा होगा? जो सिर्फ अमाइनो एसिड्स का बना होगा। और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होगा? जिसमें हमारे सिंपल प्रोटीन के साथ कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप भी लग जाते हैं, है ना। सिंपल प्रोटीन it consists of only अमाइनो एसिड। देखो अगर तुम ऐसे कहते रहोगे कि मैम बस, तो हमारा सिलेबस नहीं होगा इस हिसाब से, समझ रहे हो? रेनू बोल रही है, पूछो उससे। तुमने नहीं बोला था जब मैं बोल रही थी सिंपल प्रोटीन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन? सिंपल प्रोटीन लिख लो, कंटेन it consists of only amino acids. Example of simple protein is serum albumin. ठीक है, serum albumin is an example of simple protein. और conjugated में अभी बताया मैंने क्या होगा? सिंपल प्रोटीन तो होगा ही होगा, मतलब अमाइनो एसिड्स तो होंगे ही होंगे, है ना, मतलब प्रोटीन कंपोनेंट तो होगा ही होगा। और साथ में क्या आएगा तुम्हारा? नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। क्या आएगा? नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। नॉन प्रोटीन कंपोनेंट कौन सा है हमारा? प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, आगे तेरी बात समझ में कि नहीं आई? अच्छा, अगर सिंपल प्रोटीन है और उसमें मैंने प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं लगाया, सिंपल प्रोटीन है लेकिन उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं है, मतलब कि कोई भी नॉन प्रोटीन कंपोनेंट नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपोप्रोटीन। क्या बोलेंगे? और सिंपल प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन को क्या बोलते हैं? पूरे को होलो प्रोटीन। ये तो एंजाइम्स में भी पढ़ते हैं ना टर्म,
वही है। तो बताओ कॉन्जुगेटेड क्या होता है? सिंपल प्रोटीन प्लस नॉन सिंपल, सॉरी, सिंपल प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। अगर ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? होलो प्रोटीन। अगर सिर्फ सिंपल प्रोटीन है, उसमें कोई नॉन प्रोटीन कंपोनेंट नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एपोप्रोटीन। क्या बोलते हैं? इतनी बात समझ आती है? एग्जाम्पल्स लिखो। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन में देखो क्या हुआ, एक तो प्रोटीन पार्ट है और एक कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का। मेटैलोप्रोटीन, एक तो सिंपल प्रोटीन है और साथ में क्या जुड़ गए हैं इसके? मेटल आयंस। लिख लिया? ग्लाइकोप्रोटीन, मेटैलोप्रोटीन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। और लिपोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, मेटैलोप्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन्स, हीमोप्रोटीन्स। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स के एग्जाम्पल बताओ कौन कौन से होते हैं? फाइब्रोनेक्टिन, याद करना है। अच्छा वैसे तुम तो पढ़ोगे ये सेल सिग्नलिंग में, फिर भी लिखवा देती हूँ। और कैडरिन, ये क्या है हमारे? लिपोप्रोटीन्स के एग्जाम्पल लिख लो। काइलोमाइक्रोन्स, काइलोमाइक्रोन्स और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, मेटैलोप्रोटीन्स में फेरिटीन मतलब आयरन कंटेनिंग और ADH डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज किसमें मैम? और नाइट्रोजिनेज मेटैलोप्रोटीन्स में। हीमोप्रोटीन में हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, फेरिटीन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन। लिख लो जल्दी जल्दी। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन समझ आ गए कौन कौन से? जिसमें सिंपल प्रोटीन भी होता है और एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी होता है। एग्जाम्पल लिखो लिपोप्रोटीन का, काइलोमाइक्रोन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन के एग्जाम्पल क्या है? फाइब्रोनेक्टिन, कैडरिन्स। मेटैलोप्रोटीन का फेरिटीन, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और नाइट्रोजिनेज। हीमोप्रोटीन में हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और भी आते हैं साइटोक्रोम्स वगैरह, पर तुम इतने याद कर लो अभी। माइक्रोबियल में कौन सा होता है? पढ़ाएंगे, Fe2+ ही होता है, अभी पढ़ाएंगे इसे डिटेल में। इतनी बात समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो, है तो दिक्कत? लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये सब हमारे लिपोप्रोटीन के एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे समझ में? फाइब्रस प्रोटीन लिखो। फाइब्रस प्रोटीन्स आर लॉन्ग, फाइब्रस प्रोटीन्स आर लॉन्ग रोड शेप्ड मॉलिक्यूल्स। फाइब्रस प्रोटीन्स आर long, rod shaped molecules, rod shaped molecules. Next, fibrous proteins are insoluble in water. Fibrous proteins are insoluble in water. Fibrous proteins are, next point, fibrous proteins are tough in nature. Tough in nature. फाइब्रस प्रोटीन का कैसा स्ट्रक्चर होता है? सिंगल टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ओनली। फाइब्रस प्रोटीन हैज सिंगल टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फाइब्रस प्रोटीन्स क्या करते हैं? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखिए फाइब्रस प्रोटीन के, जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है, जो हम कल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स: कैरेटिन, कोलेजन, इलास्टिन। कैरेटिन, कोलेजन, इलास्टिन। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स है हमारे फाइब्रस प्रोटीन्स के। फाइन। ग्लोबुलर प्रोटीन लिखिए। ग्लोबुलर प्रोटीन
दे आर स्पेरिकल मॉलिक्यूल्स, वो लॉन्ग रॉड शेप मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, दे आर स्पेरिकल मॉलिक्यूल्स। फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये सॉल्युबल होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं, सॉल्युबल। बताया था ना ग्लोबुलर शेप हमारी क्या होती है, 3D शेप होती है, फुटबॉल शेप होती है और सॉल्युबल होती है, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है जी, बस आज यहीं तक रखेंगे, बाकी कर पड़ेंगे।